वेलकम टू डैड एंड ट्विंस चैनल, जो हमारा फैमिली ब्लॉग चैनल है। आज मैं बात करूंगा J1 वीजा के बारे में। इसको जी एक्सचेंज विजिटर वीजा भी बोलते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, आई एम नॉट प्रोफेशनल एंड डू नॉट ट्रीट दिस इन्फॉर्मेशन एज ए प्रोफेशनल एडवाइस। मैं अपने तरफ से ट्राई करूंगा कि सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट दूं। अगर कोई इन्फॉर्मेशन गलत होती है तो इसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। मैं ट्राई करूंगा कि एडिशनल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहे, आप जाके पढ़ सकते हैं। आज के वीडियो में मैं कवर करूंगा कि J1 वीज़ा क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, क्या रिस्ट्रिक्शन होता है, किसको मिल सकता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, और जो लोग J1 वीज़ा पे होते हैं उनके डिपेंडेंट्स बच्चे या फैमिली कैसे के लिए क्या रूल्स होता है। किसको ये वीडियो वॉच करनी चाहिए? जिसको भी वीज़ा के बारे में जानकारी चाहिए, स्पेशली जो पोस्ट डॉक्टरल फेलो हैं, रिसर्च करने के लिए जो आते हैं, पीएचडी स्टूडेंट्स हैं, या कोई गवर्नमेंट के एक्सचेंज प्रोग्राम में आते हैं जैसे फुल ब्राइट फेलोशिप हुई, या स्पेशल ट्रेनिंग के लिए कोई सिविल सर्वेंट्स आते हैं, वो सारे लोग J1 वीज़ा पे आते हैं। तो ये सारे लोग देख सकते हैं। जो लोग यूएस में J1 वीज़ा पे हैं उनको वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें कवर करने वाला हूँ कि J1 वीज़ा पे यूएस में आने के बाद क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होती है, क्या रिस्ट्रिक्शन होती है, और क्या क्या हम लोग चेंज करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो पूरा वीडियो देखिएगा तो समझ में आएगा, अदरवाइज वीडियो में टाइम वेस्ट करने का कोई मीनिंग नहीं है। मैं एक स्टोरी अपनी बता दूं। मैं जब वीज़ा मिला था J1 वीज़ा, तो मुझे पता ही नहीं था कि ये J1 वीज़ा है। जस्ट मुझे पता था कि वीज़ा है और 1 साल का दिया। तो मुझे लगा कि मैं क्यों 1 साल के लिए अमेरिका जाऊँ, मैं वहाँ जाके फिर परेशान हो जाऊँगा, फिर वीज़ा ख़त्म हो जाएगा, वापस इंडिया आऊँगा, मुझे नहीं जाना है। फिर एक प्रोफेसर थे हमारे पीएचडी इंस्टीट्यूट में, उन्होंने समझाया कि नहीं, J1 वीज़ा पे ये कुछ रूल होता है, इस तरह होता है, तुम जाओ सब हो जाएगा। स्टिल में यूएस में आने के बाद भी मुझे बहुत सारा कन्फ्यूजन हुआ, बहुत सारी प्रॉब्लम हुई J1 वीज़ा को लेके। तो सारी चीज़ें मैं ईच एंड एवरी डिटेल कंप्लीट करूँगा, तो पूरे वीडियो को देखें, लंबा हो सकती है वीडियो। सो पहली चीज़, J1 वीज़ा क्या होता है। सो J1 वीज़ा का नाम है एक्सचेंज विजिटर वीज़ा। बहुत सारे प्रोग्राम में यूज होता है, मेनली यूज होता है रिसर्च में। सो जो पीएचडी स्टूडेंट्स या पीएचडी करने के बाद रिसर्च फेलो यहाँ पे पोस्ट डॉक करने के लिए आते हैं, वो सारे लोग J1 वीज़ा यूज करते हैं। उनको J1 रिसर्च स्कॉलर बोलते हैं। J1 में भी सर्टेन कैटेगरी हो जाती है, J1 रिसर्च स्कॉलर, कुछ टेम्प्रोरी J1 भी होते हैं। कोई पीएचडी स्टूडेंट इंडिया में कर रहा है काम, उसको 6 महीने के लिए कोलैबोरेशन में यूएस आना है, वो J1 वीज़ा पे आएगा। साल भर के लिए आना है, J1 वीज़ा पे आएगा। बहुत सारे ISPCS और सिविल सर्वेंट या स्पेशल ट्रेनिंग या कोर्स के लिए आते हैं, वो सब लोग J1 वीज़ा पे आते हैं। पोस्ट डॉक्टरल फेलो जो रिसर्च के लिए फेलोशिप पे आते हैं, वो J1 वीज़ा पे आते हैं। कितने तरह का J1 वीज़ा होता है? J1 वीज़ा एक मोनली मेन कैटेगरी एक है, उसको बोलते हैं एक्सचेंज विजिटर वीज़ा। उसमें थोड़ी थोड़ी सब कैटेगरी भी हो जाती है, जैसे रिसर्च स्कॉलर के लिए थोड़ा सा अलग रूल हो जाता है। तो J1 रिसर्च स्कॉलर हो गया। इसमें एक रूल होता है, वो कॉल किया जाता है 212E रूल अप्लाइड। सो जब वीज़ा कोई लेता है तो उसके पासपोर्ट के ऊपर लिख के आता है कि J1 के ऊपर 212 अप्लाई है या नहीं है। ये कैसे डिसाइड होता है, यूएस एम्बेसी कभी बताती नहीं है, बट जिसके ऊपर 212 अप्लाई लिखा है, इसका मतलब है कि वो पर्सन जब J1 वीज़ा आके कंप्लीट करके वापस इंडिया या अपनी होम कंट्री में जाएगा, तो अपनी होम कंट्री में उसको 2 साल स्पेंड करेगा, तब जाके वापस दोबारा से J1 ले सकता है। 212 का डिटेल रूल क्या होता है बाद में बताऊंगा, उसका रूल्स एंड रेगुलेशन और रिस्ट्रिक्शन क्या है वो भी बाद में बताऊंगा। J1 विजिटर वीज़ा होल्डर के जो जितने डिपेंडेंट्स हैं, जैसे वाइफ हुई या बच्चे हुए, वो सब के सब लोग J2 वीज़ा पे आएंगे। तो उनके लिए एक डॉक्यूमेंट एडिशनल चाहिए होता है, और फिर वो J2 वीज़ा लेते। बट अगर जैसे मैं J1 वीज़ा पे था और पापा को बुलाना था उस टाइम पे, तो J1 वीज़ा पे J2 वीज़ा पे नहीं बुला सकता, क्योंकि पापा डिपेंडेंट में नहीं आते हैं। तो उनको मुझे डॉक्यूमेंट वगैरह बहुत कुछ भेजना पड़ेगा, बट वो विजिटर वीज़ा पे आएंगे, J2 वीज़ा पे नहीं आएंगे। और इसको बता दूं थोड़ा सा, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होती है J1 वीज़ा की। रिसर्च स्कॉलर है, कोई पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप के लिए यहाँ पे अप्लाई कर रहा है और उसको पोजीशन मिल गई है, तो उसका प्रोफेसर यहाँ से यूनिवर्सिटी को बोलेगा और यूनिवर्सिटी एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करेगी DS 2019। तो एक डॉक्यूमेंट वो मेजर चाहिए होता है। फिर इसके बाद एक होती है सर्विस फीस। सो फिर सर्विस फीस जमा करते हैं और उसकी रिसिप्ट लेते हैं, सब ऑनलाइन होता है। और फिर इसके बाद यूएस एम्बेसी के वेबसाइट पे जाके DS 160 फॉर्म भरते हैं,
और फिर वीज़ा फीस वगैरह जमा करते हैं, और जो भी नज़दीकी है दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई, हैदराबाद, जहाँ भी है, फिर वहाँ जाके और फिर बायोमेट्रिक्स और इंटरव्यू देते हैं और वो लोग वीज़ा देते हैं। J1 के वीज़ा प्रोसेस में एक चीज़ बहुत कॉमन है, दैट इज़ कॉल्ड बैकग्राउंड चेक, पिंक स्लिप। सो पिंक स्लिप दे देते हैं। तो वो क्यों देते हैं कि ज़्यादातर जो पीएचडी हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में वो काफ़ी हाईली क्वालिफाइड हैं, और अगर उनका बैकग्राउंड नहीं चेक किया गया और बाय चांस कोई पर्सन ऐसा निकल गया जो कि क्रिमिनल हो सकता है या टेररिस्ट हो सकता है, तो यूएस के अंदर आके या कहीं भी कंट्री में जाके वो बहुत बिग प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इसलिए यूएस गवर्नमेंट मोस्ट ऑफ द J1 वीज़ा के ऊपर जो पीएचडी होल्डर हैं पिंक स्लिप देते हैं, उनका बैकग्राउंड चेक कर। बहुत कम लोग को बिना पिंक स्लिप का वीज़ा मिलता है, और स्पेशली जैसे मेरा काम है तो हम लोग सीबी में सब में कहीं ना कहीं लिखा रहता है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, तो ऐसे टर्म ही बहुत खतरनाक लगता है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, तो सबको दे देते हैं पिंक स्लिप। एंड बैकग्राउंड चेक में 4 से 6 हफ्ते लगता है, और देन यू गेट द वीज़ा। फिर इसके बाद जब आप ट्रेवल करते हो तो ट्रेवल करते वक्त वही जो पासपोर्ट के ऊपर जो वीज़ा स्टैंप रहता है, DS 2019 जो डॉक्यूमेंट यहाँ से दिए रहते हैं वो, और सर्विस फीस, 3 डॉक्यूमेंट मेजर होता है, उसी को लेके आपको ट्रेवल करना होता है कहीं भी जाइए। सर्विस फीस जरूरी नहीं होता है, बट सर्विस फीस हम लोग लेके पहली बार आते ही हैं। जब J1 वीज़ा मिल गया और कोई यूएस के अंदर इंटर करता है तो क्या क्या प्रोसीजर होती है। फर्स्ट होती है पोर्ट ऑफ एंट्री पे आपको वो आपका डॉक्यूमेंट चेक करेगा, सारी चीज़ें वेरीफाई करेगा, वीज़ा भी और जो DS 2019 जो डॉक्यूमेंट है उसको भी वेरीफाई करेगा। देन फिर इसके बाद आप आते हो यूनिवर्सिटी में, जो भी डिपार्टमेंट है, प्रोफेसर है, वहाँ पे रिपोर्ट करते हो, ऑफिशियल ज्वाइनिंग होती है, और हर एक यूनिवर्सिटी में एक इंटरनेशनल ऑफिस होती है जो सारा काम देखती है, तो वहाँ जाके इमीडिएटली रिपोर्ट करना होता है कि मैं आ गया हूँ, ज्वाइन कर लिया हूँ, तो वो लोग अपडेट कर देते हैं। सो अगर साल भर का J1 का वीज़ा मिला है हमें, डॉक्यूमेंट भी और वीज़ा स्टैंप भी साल भर का मिला है, यहाँ पे साल भर काम करने के बाद हमारा प्रोफेसर और भी आगे रखना चाह रहा है तो सिंपली वो एक्सटेंड कर देता है, यूनिवर्सिटी को बोल देता है कि इस पर्सन को मैं और ज़्यादा रखना चाह रहा हूँ, तो यूनिवर्सिटी नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर देती है एक। सो नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर देते हैं और आप यहाँ रह सकते हो, वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं होती है। बट यूएस से बाहर नहीं जा सकते, बाहर अगर गए तो फिर वहाँ से आपको अपने होम कंट्री जाना पड़ेगा, अगर इंडिया से हैं तो इंडिया जाइए, और फिर वहाँ से वापस आते वक्त वीज़ा स्टैंपिंग लेके आना होता है। यूएस के अंदर बिना वीज़ा लिए हुए सिर्फ DS 2019 डॉक्यूमेंट बढ़ाते जाइए, आप यहाँ जितना दिन रहना है रह सकते हैं। रिसेंटली एक रूल आया है कि आप कनाडा और मैक्सिको जा सकते हैं सर्टेन टाइम के लिए, वीज़ा स्टैंप नहीं है तो भी DS 2019 डॉक्यूमेंट लेके आप आ जा सकते हैं, बट दूसरे कंट्री में नहीं। अगर यहाँ से मैं फ्रांस चला जाऊँ और फ्रांस से फिर वापस आना चाहूँ और वीज़ा स्टैंपिंग नहीं है तो हमें इंडिया जाना पड़ेगा, फिर डॉक्यूमेंट दिखा के नया वीज़ा लेना पड़ेगा, तब हम एंट्री कर सकते हैं। कि अंदर आप एक्सटेंड कराते जा सकते हो, वीज़ा की जरूरत नहीं है, बट अगर बाहर निकले तो फिर वीज़ा स्टैंपिंग करा के आना पड़ता है। सो अब हम बात करेंगे कि J1 वीज़ा के ऊपर रिस्ट्रिक्शन क्या होता है। क्या J1 वीज़ा आपको मिल गया, यूएस में आ गए तो क्या फ्री हैं, कुछ भी कर सकते हैं, या कुछ रिस्ट्रिक्शन है। सो J1 वीज़ा के ऊपर मैं बता दूं बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन है, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है। J1 वीज़ा का जो प्रोग्राम होता है ये डिज़ाइंड होता है कि ये सर्टेन प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं, ये वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करके एंड वापस अपनी कंट्री चले जाएंगे। तो आप एक सर्टेन प्रोग्राम के लिए आए हो, तो अगर यहाँ से अगर चाहो कि हम किसी इंडस्ट्री में नई जॉब ढूंढ लें, किसी रेस्टोरेंट में काम कर लें, या पे यूबर की तरह टैक्सी चला लें, या कोई एडिशनल और काम कर लें, तो नहीं कर सकते हैं J1 वीज़ा के ऊपर। जो डिपेंडेंट है, हस्बैंड एंड वाइफ जो J2 वीज़ा पे है, वो कोई और एडिशनल काम कर सकता है वर्क परमिट लेने के बाद। जैसे मैं अपने यूनिवर्सिटी में ज्वाइन किया और सडनली मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगा और दूसरे यूनिवर्सिटी में ज्वाइन करना है, तो फिर एक प्रोसेस होती है कि इस प्रोग्राम का जो मेरा यहाँ से हम ट्रांसफ़र कराएंगे अपना J1 का डॉक्यूमेंट दूसरे यूनिवर्सिटी में और वहाँ जाके काम कराएंगे। अगर ट्रांसफ़र कराने से पहले हमारी यूनिवर्सिटी हमें फायर कर देती है या हमारा बस टर्मिनेट कर देता है हमारी जॉब, तो फिर वो ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। देन हमको इंडिया जाना पड़ेगा और 2 साल इंडिया में स्पेंड करके देन फिर हम J1 वीज़ा पे आ सकते हैं, या तो हम दूसरा वीज़ा लेना पड़ेगा। तो J1 वीज़ा के ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन है कि आप जिस प्रोग्राम के लिए आए हो उसी पे काम करो, कहीं और नहीं जा सकते हो। और एक स्टोरी बताना चाहूँगा कि एक इंडिया का लड़का था, इंडस्ट्री में काम करता था, उसको यूएस आने का बहुत सारा मन था, तो वो सोचा कि J1 वीज़ा के थ्रू इजीली आ जाएंगे। आया, साल भर काम किया। जब उसको पता चला कि J1 की वीज़ा के ऊपर बहुत रिस्ट्रिक्शन है, यहाँ से इंडस्ट्री में नहीं जा सकते, बहुत रूल्स रेगुलेशन है, तो वो छोड़ के जॉब वापस चला गया
और फिर वहाँ से अप्लाई करना शुरू किया रिसर्च में, और किसी से वो H1 मांगा, H1 दिया, फिर H1 पे आया, देन H1 से ग्रीन कार्ड करके वो इंडस्ट्री में चला गया। सारी चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बट बहुत केयरफुली समझना पड़ेगा, और बहुत सारे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो जाके एडिशनल उसको आप चेक कर सकते हैं। एक बार में वैसे भी किसी को समझ में आता नहीं है। मैं एक बता रहा था कि 212E अप्लाइड जो रूल होता है वीजा के ऊपर, किसी को अप्लाइड लिख देते हैं, किसी को नहीं अप्लाइड लिखते हैं। तो अगर नहीं अप्लाई लिखा है तब तो नॉर्मल है, आप J1 से H1 इजीली कन्वर्ट करा सकते हो, या J1 से F1 कन्वर्ट करा सकते हो, या आपको अपनी होम कंट्री में जाके 2 साल स्पेंड करने का जो रूल है वो आपके ऊपर नहीं अप्लाई होता है। बट अगर 212 आपके वीजा के ऊपर अप्लाई लिख दिया है तो क्या रिस्ट्रिक्शन होती है, अब उसके बारे में बात करता हूँ मैं। कुछ लोग को एक कन्फ्यूजन होता है कि मैं 2 साल चला जाऊं जर्मनी, फ्रांस या यूके में कहीं पोस्ट डॉक करूं और फिर यहाँ पे दोबारा J1 पे आ जाऊं, वो पॉसिबल नहीं है। वो 2 साल आपके अपने होम कंट्री में होना चाहिए, किसी और कंट्री में नहीं। और एक बता दूं, J1 की एक लिमिट होती है, वो मैक्सिमम 5 साल होती है। 5 साल बाद आपको दूसरे वीजा में कन्वर्ट करना पड़ता है या तो छोड़ना पड़ता है। सर्टेन केसेस में 6 ईयर तक हो जाता है, बट स्पेशल लेटर वगैरह स्पेशल रीजन देना पड़ता है यूनिवर्सिटी की तरफ से। सो जिसको अगर J1 वीजा के बाद H1 पे रहना है और इंडिया में 2 साल स्पेंड भी नहीं करना है, तो उसके लिए जो रूल है वो कॉल किया जाता है J1 वेवर। तो उसकी प्रोसीजर क्या है, यूएस गवर्नमेंट बोलती है कि पहले इंडिया गवर्नमेंट से नो ऑब्जेक्शन लेटर लो। तो हम लोग जाते हैं इंडियन एम्बेसी जो भी नज़दीक है यहाँ पे, जैसे वाशिंगटन DC है, वहाँ पे जाते हैं, फॉर्म भरते हैं, फिर उनको बोलते हैं कि मुझे वेवर चाहिए। वो सब कुछ अप्रूव करके हमें 3 फार्म देते हैं। फिर हम लोग को 3 फार्म एक सेंट्रल ऑफिस है, MHRD की सेंट्रल ऑफिस है दिल्ली में, उसके यहाँ सबमिट करते हैं। जहाँ से पासपोर्ट बना होता है वो पासपोर्ट ऑफिस में सबमिट करते हैं। और जिस स्टेट के हम निवासी हैं जैसे यूपी के, तो यूपी के सचिवालय में सबमिट करते हैं। फिर सचिवालय वाला भेजते हैं लेटर डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पे हमारा डिस्ट्रिक्ट है गाजीपुर में। फिर वो DM के पास जाता है, SDM के पास जाता है। इंटेलिजेंस वाले फिर बैकग्राउंड चेक करते हैं कि कोई प्रॉब्लम करके तो नहीं भाग गया है अमेरिका, या कुछ इसके ऊपर गवर्नमेंट का रूल तो नहीं है, या लोन तो नहीं लिया है, कोई इसके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन तो नहीं है, चाहे अपने बच्चे और बच्चियों को यहाँ पे छोड़ के हमेशा के लिए तो नहीं भाग गया है। तो सारा बैकग्राउंड चेक होता है और फिर वो DM को रिपोर्ट करते हैं, DM फिर सचिवालय में भेजता है और वहाँ से आ जाता है लेटर। तो तीनों ऑफिस से, MHRD, स्टेट सचिवालय और पासपोर्ट ऑफिस से नो ऑब्जेक्शन लेटर आता है हमें भी, और वाशिंगटन DC में जो इंडियन एम्बेसी है उसको भी। फिर वहाँ जाके एक और एप्लीकेशन प्रोसेस है, उसको कंप्लीट करते हैं। फिर हम यूएस गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है जिसको कॉल करते हैं यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, उस पर जाके हम लोग J1 वीज़ा के लिए वेबर अप्लाई करते हैं। और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट डायरेक्टली इंडियन एम्बेसीज को कांटेक्ट करती है कि इस कैंडिडेट का एप्लीकेशन आया है, आप नो ऑब्जेक्शन लेटर सबमिट करो। तो इंडियन एम्बेसी बोलती है कि हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है अगर ये पर्सन यूएस में लंबे टाइम तक रुकता है। देन यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट हमारी एप्लीकेशन फॉरवर्ड करता है USCIS को, जो एक अनदर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो मेनली इमिग्रेशन को देखता है। तो अब जाके हमारा J1 वेवर कंप्लीट होता है और फिर हम J1 से किसी भी वीज़ा में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, लाइक H1 या ग्रीन कार्ड। अब बता रहा हूँ स्पेशली वो लोग के लिए जो यूएस में आ जाते हैं और कन्फ्यूजन होता है कि J1 से J2, J2 से J1 या J1 से ग्रीन कार्ड, J1 से H1, उनके ऊपर। सो आप J1 वीज़ा से H1 चेंज करने के लिए वेबर लेना पड़ता है, जो आपको बता चुका हूँ। J1 वीज़ा से आप डायरेक्टली ग्रीन कार्ड अप्लाई कर सकते हो। उसमें ग्रीन कार्ड में 2 स्टेप होती है, 140 एंड 485। सो फर्स्ट स्टेप बिना वेबर का भी अप्लाई कर सकते हो, उसमें ज़रूरत नहीं होती, बट सेकेंड स्टेप में वेबर चाहिए होता है। तो ग्रीन कार्ड आप J1 वीज़ा से भी अप्लाई कर सकते हो डायरेक्टली। आप J1 पे रहे हो तो J2 हो सकते हो। जैसे एक स्टोरी बता रहा हूँ, मैं अपने J1 पे आया, कंचन अपने J1 पे आई। मैं अपने J1 पे आया था, कंचन अपने J1 पे आई थी। कंचन 3 साल के बाद कंचन का जॉब ख़त्म हो गया, अब वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट की तरह आना चाह रही थी। तो फिर उसको इंडिया जाना पड़ा और J2 वीज़ा लेके वापस आना पड़ा। बट उसको वो 2 साल का जो रूल था कंचन के J1 वीज़ा के ऊपर, वो प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि वो J2 हो रही थी, और ये सब J1 के अंदर ही है। फिर इसके बाद क्या हुआ कि कंचन को नई जॉब मिली और उसको J1 लेना था। तो ऑलरेडी कंचन का J1 हो चुका था, फिर J2 हो गया था और J1 वापस लेना है।
तो उसके ऊपर वो 2 साल का रूल अप्लाई होता है कि या तो 2 साल इंडिया में रहे या तो वेवर ले। तो कंचन को फिर वेवर लेना पड़ा, और वेवर लेने के बाद फिर उसने J1 नहीं लिया, क्योंकि फिर अगेन वो रूल अप्लाई हो जाएगा। तो उसने डायरेक्ट H1 ले लिया। तो कंचन J1 से J2 आई, फिर वेवर अप्लाई किया अपने फर्स्ट वाले J1 के लिए, और मेरे ऊपर डिपेंडेंट थी तो मेरे भी J1 का वेवर लगेगा उसमें, एंड देन उसका H1 हुआ। तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी है। J1 से आप F1 में भी कन्वर्ट कर सकते हो, बट उसके लिए फिर इंडिया जाना पड़ता है और देन फिर F1 वीज़ा लेके वापस आना पड़ता है। एक क्वेश्चन बहुत लोगों के दिमाग में ये होगा कि एक्सचेंज विजिटर वीज़ा क्या IT वालों को भी मिल सकता है जो इंडस्ट्री में काम करते हैं? तो उनको एक्सचेंज विजिटर वीज़ा नहीं मिलता है। ये एकेडमिक में है, रिसर्च वगैरह में, या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में है, या इस तरह की चीज़ों में है। जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इंडस्ट्री वगैरह प्राइवेट, इनमें नहीं है। उनके लिए एक वीज़ा होता है, आई थिंक अगर सही मैं रिमेंबर कर रहा हूँ तो L1 वीज़ा होता है, कि उधर की कंपनी इधर की कंपनी अपना ये एक्सचेंज प्रोग्राम चलाती हैं सेम तरह से, बट उसका नाम L1 वीज़ा होता है। उस पर और भी रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, वो मुझे क्लियर नहीं है, तो इसलिए मैं उसको नहीं कवर कर रहा हूँ। बट जो मैं बात किया अभी, जो एक्सचेंज विजिटर वीज़ा, ये इंडस्ट्री में नहीं अप्लाई होता है। और यही रीज़न है कि अगर J1 विजिटर वीज़ा वाले होल्डर जो यूनिवर्सिटी में रिसर्च के लिए आए हैं, अगर वो चाहते हैं कि किसी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में या IT इंडस्ट्री में कहीं जाके काम करें, तो नहीं कर सकते हैं। US वीज़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, आपको बहुत समझ के एक स्टेप लेना होता है। तो इसमें मैंने कवर किया J1 वीज़ा किसको किसको मिल सकता है, और कितने तरह का है, 212E रूल क्या है, और US में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, क्या क्या रूल्स होता है, J1 से H1 या ग्रीन कार्ड क्या कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें कवर किया। अगर इससे और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मैं कुछ लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको जाके आप पढ़िए। और ये आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए